आरसीएम, जय आरसीएम, थोड़ा जोर से आओ सब लोग, जय आरसीएम, जय आरसीएम। नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम अंजलि कोठारी है और मैं मुकेश जी की पहली डॉटर हूँ। और ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ, अभी आरसीएम में सीख रही हूँ, क्योंकि और इसके पीछे रीजंस है कि मेरा क्यों अभी तक सीखना चालू है। उसके रीजंस मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुनना चाहेंगे? यस। और वो रीजंस शायद ये जो रीजंस मैं आपको बताऊंगी ना अभी, वो शायद अभी तक मेरे रीजंस हैं। मेरे रीजंस बताने के पीछे एक और मोटिव है मेरा कि शायद वो किसी और के भी रीजंस बन जाए आरसीएम करने के लिए, और वो मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। सुनना चाहेंगे ना? यस। बात शुरुआत होती है जब मैं बहुत छोटी थी। आपको एक कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। आरसीएम 23 साल नहीं, आरसीएम 23 साल का है, मैं 24 साल की हूँ। आरसीएम 23 इयर्स का है, मैं 24 इयर्स की हूँ। मेरे पापा ने जब चालू किया था ना बिजनेस, उस समय मैं 1 साल की थी। और मेरे से शायद अच्छा कोई जानता नहीं, क्योंकि मैंने शुरुआत से उठते हुए देखा है इस बिजनेस को। पर क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत छोटी थी उस समय, और पूरे दिन पर बात सिर्फ घर पे आरसीएम की होती रहती थी। मुझे ये पता है कि हमारे घर का जो गेस्ट रूम हुआ करता था ना, वो आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर से भर जाता था, और हमारी मम्मी पापा हमारे ड्यूटी लगा देते थे, पानी पिलाओ, नाश्ता खिलाओ। दिमाग खराब हो जाता था, बच्चों का तो दिमाग ही खराब होगा ना। सबसे ज्यादा मेरे को नफरत, जब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को आरसीएम से नफरत है, वो तब मेरे को पता चला जब मेरे को पापा मम्मी ने शिमला के एक टूर पे भेजा था स्कूल के साथ। और पापा मम्मी देते ना 200-500 रुपए कि कुछ खरीद के लेके आ जाना। तो हमारी टीचर ने बोला कि ये जो पैसे दिए हैं, इससे मम्मी पापा के लिए, घर वालों के लिए कुछ लेके आ जाओ। मैं बहुत शौक से मेरे पापा के लिए एक पेन लेके आई थी शिमला से, और मेरे पापा को जब मैंने वो पेन दिया, मेरे पापा ने वो फेंका, बोला ये आरसीएम का नहीं है, मैं यूज नहीं करूंगा। ये आप लोगों को अभी अच्छा लग रहा है, मेरे को उस समय मेरे पापा से नफरत हो गई थी। सच्ची बता रही हूँ। आप लोग तो ताली बजा रहे हो, मैं उस समय और ऐसा पता नहीं क्या करना चाहती थी। मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस समय मेरे पापा के ऊपर कि यार कैसा इंसान है, बच्ची तो इतने प्यार से पेन लेके आई है और आप उसको यूज ही नहीं करना चाहते हो। और पूरे दिन भर बात आरसीएम की हो रही, क्यों ऐसा, क्यों? मैं तो, मेरे इमोशंस भी काउंट होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेके मेरे दिल में जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, आरसीएम के प्रति मेरे दिल में हेट बढ़ने लग गए। इतना कि जब मैं अपनी जॉब कर रही थी, तब मैंने अपना डिसाइड कर लिया था। मैंने एक पेपर पर लिखा था, और मैंने पेपर पे ये लिखा था कि जिंदगी में कुछ भी करना पड़े पर आरसीएम नहीं करूँगी। इसका पेज अभी तक मेरे पास है। अगर आप में से कोई दिल्ली वाली जो नेक्स्ट जनरेशन की जो सेमिनार हुई थी उसमें आए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा वो पन्ना कि मैंने क्या लिखा था कि मैं बिल्कुल भी आरसीएम नहीं करूँगी। और आज मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। देखिए, इसकी जर्नी सिंपल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी शुरुआत शायद हेट से हुई थी, बहुत ज़्यादा नफरत से हुई थी आरसीएम के लिए। बात ऐसी हुई कि जब मेरी नौकरी लगी थी, मतलब क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी नफरत थी ना आरसीएम के लिए, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, अब जैसे तैसे करके पापा को तो जिस चीज़ में अच्छे थे, जिस चीज़ में पैशनेट थे, वो तो मिल गया, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा ना जिसमें मेरे को पैशन है। तो मैंने इवेंचुअली, जैसा हर एक इंसान करता है, आप पढ़ते हो, आपको जिसमें नौकरी करनी है उसके बारे में आप पढ़ाई करते हो, ग्रेजुएट होते हो और नौकरी ढूंढते हो।
मेरी एजुकेशन हुई थी, अपनी कॉलेज की एजुकेशन मैंने फैशन कम्युनिकेशन पार्सन स्कूल ऑफ डिज़ाइन से की है, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट डिज़ाइनिंग कॉलेज है। वहाँ से मैंने फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री ली और उसी के थ्रू मेरे को एक जॉब मिली जो कि एज अ पब्लिसिस्ट जॉब थी, और मैं सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करती थी। आप जो मूवीज़ आज अभी देख रहे हो ना, मेरा काम होता था सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठ के 6 महीने पहले देख लेना, उनके घर पे बैठ के। मैं आपको बता नहीं सकती अनिल कपूर के साथ मैंने बैठ के उसके घर पे कितनी बार उसकी मूवीज़ देखी है, और उसको बताया भी है कि कितना क्या 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 ये जॉब हुआ करती थी मेरी। और जैसा कि पापा ने बताया आपको, मेरी क्लोज टू 1 लाख सैलरी थी, स्टार्टिंग सैलरी। तो नेचुरली मैं अपनी जॉब में काफ़ी खुश थी। शुरुआत के 6 महीने में मैं बहुत खुश थी, और मुझे ऐसा लगा कि भाई आई थिंक मुझे मिल गया, यही करना है, इसी में आगे बढ़ना है। बट लिटिल डिड आई नो, ये तो बहुत बड़ा प्रेशर बन जाएगा मेरे ऊपर आगे आने वाले 6 महीनों के बाद। शुरुआत के 6 महीने मैंने अपनी नौकरी में इतने मज़े किए कि आप मान नहीं सकते, क्योंकि शुरुआत की पहली नौकरी थी ना, मम्मी पापा का सारा छूट गया था, तो मैंने भी फुल मज़े उड़ाए कि ये तो मेरे पैसे, मैं मज़े उड़ाऊंगी। 6 महीने खूब मज़े किए। बट 6 महीने के बाद जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गई काम में, और उस जो मैं पैसे कमाती थी उसको कमाने में जो मेहनत लग गई थी, उसमें मेरी जान चली गई थी। आप मानेंगे नहीं, मैं घर से सुबह 8 बजे निकलती थी और रात में आती थी सुबह 3 बजे रात में। ये मेरी लाइफस्टाइल हो गई थी, और मम्मी पापा भी काफ़ी खुश नहीं थे कि किसको पसंद आएगा, 3 बजे सुबह आ रही हूँ मैं घर पे, किसको पसंद आएगा। हालांकि क्योंकि ये मेरी लाइफस्टाइल हो गई थी। सेलिब्रिटीज़ शायद रात में ही उठते थे, मोस्टली सेलिब्रिटीज़ रात में ही उठते थे, काम सारा तभी होता था। तो इस सारी लाइफस्टाइल से उस 1 लाख को कमाने के पीछे मैं इतना एफर्ट डालती थी, और मैंने अपने घर पे ये नहीं देखा था। मैंने मेरे घर पे पापा को हमेशा अपना काम जो करते हुए देखा था ना, वो पैशन के साथ काम करते हुए देखा था। एक दिल चाहता था उनका कि मैं इसमें आगे काम करूं। और थोड़े समय बाद जब मैंने अपनी लाइफस्टाइल मेरे पापा के साथ कंपेयर की, मैंने रियलाइज़ किया कि शिट, मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, मैंने जो पढ़ा वो मेरा पैशन था, बट अब मेरे को इससे प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको कमाने, जो मैं पैसे कमा रही हूँ उसको कमाने के लिए मेरे को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। वो मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन था। तब मैंने सोचा भी नहीं था आरसीएम करने का, बस दिमाग में आया था कि यार चलो, कंपैरिजन किया था कि मैंने कि हाँ शायद पापा जो करते हैं वो अच्छा है। ये था मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन आरसीएम के साथ। मेरा सेकंड रियलाइजेशन बहुत अनोखा सा रियलाइजेशन है, और शायद आप में से कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा मैं उन लोगों को समझा सकती हूँ। आप सब लोगों ने एआई का नाम सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितने लोगों ने सुना है? मोस्टली। जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको मैं बताती हूँ। आप जब छोटे थे तब आप लोगों ने, सब लोगों ने एक समय ड्रीम किया था कि एक समय आपकी सारी नौकरी, सारी जॉब एक कंप्यूटर कर पाएगा, राइट? हम सब लोगों ने सुना था, तब आप लोग सुन रहे थे। आज ये हो रहा है, राइट? और मैंने अपनी नौकरी में मेरे काम को कंप्यूटर से रिप्लेस करते हुए होते हुए देख लिया था। मुझे पता था कि आने वाले 15 साल में मैं रहूं या नहीं रहूं, ये जो जॉब है मेरी, ये जो जॉब है वो कंप्यूटर आसानी से कर सकता है, तो शायद मेरी नौकरी मेरे हाथ में भी नहीं रहेगी। आप सब लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में सुना है? बहुत कम। जैसे आप भी कभी यूज़ करना। चैट जीपीटी क्या होता है ना, चैट जीपीटी को अगर आप बोलो कि ले भाई मेरे लिए एक ये स्पीच लिख दे, तो चैट जीपीटी स्पीच लिख के दे देता है आपको उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लाइक गूगल में आप लोग क्या करते हो कि पहले लिखते हो कि मेरे को किसके ऊपर रिसर्च करनी है, आप रिसर्च करते हो, फिर अगर आपको स्पीच बनानी है तो आप उससे स्पीच बनाते हो। चैट जीपीटी आपको स्पीच बना के दे देता है पूरी। और क्योंकि एज मैं पब्लिसिस्ट थी, मेरा काम कई बार जर्नलिस्ट के साथ हुआ करता था। मेरे को जर्नलिस्ट को बताना पड़ता था कि देख भाई, तू मेरे क्लाइंट के बारे में ऐसा ऐसा नहीं लिखेगा, जो मैं बोलूँगी वो लिखेगा न्यूज़पेपर में।
तो वो सारी न्यूज़ कई बार मेरे को खुद को बना के देनी पड़ती थी। तो जो काम आज पहले 2 से 3 दिन में होता था, क्योंकि आप कोई भी न्यूज़ आर्टिकल लिखते हो तो उसके बारे में रिसर्च चलती है, उसके ओपिनियंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको काउंटर करनी पड़ती है, उसके बाद लिखनी पड़ती है। इन सारी चीज़ों में 2 से दिन लग जाते हैं। बट AI की वजह से, चैट GPT के वजह से मेरा काम जो 2 से 3 दिन में हुआ करता था वो आज 15 मिनट में हो जाता है। और ये डरने वाली बात है, क्योंकि मेरी नौकरी अभी तो 15 मिनट में हो रही है, पहले अब बाद में आगे फ्यूचर में तो कोई भी कभी भी कर लेगा, कंप्यूटर कुछ भी कर लेगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं? आपकी सारी नौकरी जहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, वो आगे ना आगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपकी नौकरी सारी कंप्यूटर्स ले लेगी। बट डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जो आपके हाथ से कभी कोई कंप्यूटर ले ही नहीं सकता। रीजन किसको जानना है? बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। शायद कोई क्यूरियस ही नहीं है क्या? अरे 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 और यस, बताती हूँ रीजन आपको। डायरेक्ट सेलिंग कभी कोई कंप्यूटर कर ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ह्यूमन इमोशंस को समझने का बिजनेस है, ह्यूमन कनेक्शंस बनाने का बिजनेस है, और कभी कोई कंप्यूटर ह्यूमन इंटरैक्शंस कर ही नहीं सकता। क्योंकि कंप्यूटर को शुरुआत से सिखाया जाता है 0 और 1। हमें सब जब छोटे थे, मेरे जनरेशन के जितने भी लोग हैं उन लोगों को शायद पता है कि कंप्यूटर को हमेशा क्या सिखाया जाता है? 0 और 1। उसको ह्यूमन इमोशंस डेवलप करना आता ही नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग कैसे कर सकता है? हाँ, आपकी मदद कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग करने में, पर आपका काम कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। ये थी मेरी सेकेंड अपॉर्चुनिटी। मुझे पता है, आप लोगों को खुद को भी पता होगा, पापा काफ़ी बात करते हैं, मुकेश जी कोठारी काफ़ी बात करते हैं कि कैसे एक लीडर को फ्यूचरिस्टिक होना ज़रूरी है। आज के 23 साल पहले जब पापा ने शायद RCM ज्वाइन किया था तो उन्होंने कुछ और फ्यूचर देखा था और वो रियलिटी बन गया है। आज मैं और मेरे पापा साथ में बैठ के एक और फ्यूचर देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर ड्रिवन है। उसमें डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कौन कैसे आपके हाथ से लेगा? आपको फ्यूचर है, ये आपका फ्यूचर है। कभी कोई कंप्यूटर आपकी डायरेक्ट सेलिंग की नौकरी कर ही नहीं पाएगा, कोई कंप्यूटर नहीं कर पाएगा। और ये था मेरा सेकंड रियलाइजेशन कि ये कभी ना कभी कोई ना कोई कंप्यूटर आ जाएगा और मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं बेरोजगार हो जाऊंगी। मेरा थर्ड रियलाइजेशन था, हाँ अब तक मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक RCM के बारे में सोचा नहीं था। सेकंड रियलाइजेशन के बाद में भी नहीं सोचा था कि RCM करूँगी। एक बार क्या हुआ, थर्ड रियलाइजेशन पे कैसे पहुंची मैं बताती हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, मेरे बॉस ने मेरे ऊपर चिल्ला दिया, और ये मेरी कोई दूसरी ऐसी बॉस नहीं थी, मेरी बॉस प्रियंका चोपड़ा थी। समझ रहे हैं ना? अगर वो आके सर पे नाचेगी ना तो और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। नॉर्मल बॉस नहीं थी वो आके मेरे ऊपर किसी ना किसी काम से कुछ ना कुछ बात हुई, कहीं पे मेरी मिस्टेक हो गई थी, उसके ऊपर मेरे को बहुत उन्होंने गुस्सा कर दिया और मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने उस दिन मेरे पापा को फ़ोन किया, क्योंकि मेरे पास 2 रियलाइजेशन तो पहले ही से थे ना। मैंने उस दिन रात में पापा को फ़ोन किया घर पे जाते समय। मैंने मेरे पापा को बोला, पापा मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। मुझे लगा था मैंने इसके ऊपर पढ़ाई की है, मैं इसमें अच्छी बनूंगी, बट क्या कर रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या RCM मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है? आप मेरे को बताओ। उस दिन मैंने पापा को ये पूछा था। तो पापा ने क्या कहा कि मेरी नौकरी बॉम्बे में थी, मुंबई में, और पापा ने बोला कि वहाँ पे नाला सोपारा में मेरी एक मीटिंग है, एक बार आ जा। और मैं आपको बता रही हूँ 17 साल बाद जा रही थी मैं RCM की मीटिंग में। ये मैं आपको समझाना चाह रही थी कि कितनी नफरत थी मेरे को। मैं 17 साल बाद मेरे खुद की पापा की एक मीटिंग में जा रही थी। तो पापा ने मेरे को बुलाया और पापा से मैं मिली, हम लोग गए नाला सुपारा मीटिंग में। वहाँ पे सपना बाफना जी से मुलाकात हुई। आप सब लोग जानते हैं सपना बाफना? Yes. लीडर सपना बाफना। Yes.
उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से मैंने अपना मन ही बना लिया आरसीएम करने का। उन्होंने बोला ये बिजनेस बना ही लड़कियों के लिए। ताली बजाओ, ताली बजाओ। आपके लिए ये बिजनेस, आप लोग सोच रहे हो। आरसीएम में क्या हुआ है ना, अभी तक जब से मैं छोटी थी और बड़ी हुई हूँ, मैंने विमेन लीडर ज़्यादा फेसेस नहीं देखे। और जब ये नंबर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडिया और यूएसए के थ्रू, वहाँ पे मोस्टली जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो आज विमेन हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। इसमें सिर्फ आपको जो आप यूज़ करते हो वो ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ आपको किसी को समझाना है, बताना है। और लड़कियों से ज़्यादा अच्छा ह्यूमन इंटरेक्शन, रिलेशनशिप डेवलपिंग और कोई इंसान कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो गुण हमारे अंदर पहले ही है। तो उन्होंने जब ये बोला, मेरी दिमाग की बत्ती जल गई। और अगर आपकी बत्ती नहीं जली है अभी तक, तो आपको MRI स्कैन कराने की ज़रूरत है, पापा बोल रहे। तो जब ये मेरी बत्ती जली, मैंने पापा को मीटिंग एंड होने के बाद बहुत सिंसियरली आके पूछा कि पापा मैं जॉब छोड़ दूं क्या? पापा ने बोला जॉब छोड़ दे, सीख आरसीएम के बारे में, टाइम लगेगा सीखने में। और क्या, मुझे सीखने में बहुत टाइम लगता है। और मेरे को क्या, आपको ये भी समझना पड़ेगा, मेरे को पहले आरसीएम से नफरत थी, तो मेरे को आरसीएम से प्यार होने में भी तो टाइम लगेगा ना। यस। तो प्यार भी कर रही हूँ धीरे धीरे, और सीख भी रही हूँ आरसीएम के बारे में धीरे धीरे। शायद ये जो 3 रीजंस मैंने आपको बताए, ये आप किसी आगे फ्यूचर में किसी को ज्वाइन कराएंगे, किसी को भी फ्यूचर में आरसीएम के बारे में बताएंगे, तो शायद ये उनके रीजंस भी बन सकते हैं, और शायद ये आपके रीजंस भी बन सकते हैं। और मेरे लिए आप ये बोलेंगे 3 फैक्टर्स से कैसे डिसाइड कर लिया आरसीएम करने का, बट मेरे लिए मेरी लाइफ में जितना मैं समझती हूँ, जितना मैंने पापा के साथ में बैठ के बात की है, इतना मैं समझती हूँ ये जो मैंने 3 पॉइंटर्स दिए हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। और ये मेरे लिए ये 3 पॉइंटर्स इनफ थे मेरे लिए एक डिसीजन बनाने के लिए। तो देखिएगा एक बार, आप भी एक बार पढ़िएगा इसके बारे में। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंटली शायद वो जो 2 रीजंस थे वो मेरे खुद के रीजंस थे। एक रीजन था AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो सिर्फ मेरे को ही नहीं आप सब लोगों को अफेक्ट करेगा। इसके बारे में अगर और भी रिसर्च करनी हो तो जाके कीजिए, गूगल है हर जगह, चैट GPT जाके ट्राई कीजिए, आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि आपकी जॉब कहाँ पे जाने वाली। तो ये हो गए मेरे 3 रीजन। अब अगर पापा की अलाउंस हो तो मैं कीसोल के बारे में बात कर लूँ थोड़ी। हाँ, हेलो, आप लोग की भी अलाउंस है ना? यस। आप लोग ये तो नहीं बोल रहे हमने तो मुकेश जी को सुनने के पैसे दिए थे? हाँ? ऐसा तो नहीं बोल रहे हो? नो। अच्छा, थैंक यू। मैं जब से आरसीएम में आई हूँ और धीरे धीरे सिस्टम के बारे में समझ रही हूँ, मेरा इंटरेक्शन कीसोल के साथ में बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि मेरा खुद का एक डेवलपमेंट प्रोसेस है कीसोल के साथ। मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ कीसोल के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ कीसोल के साथ। और ये शायद सारी महिलाएं करती हैं, बट आज मैं पुरुषों से बात करना चाहती हूँ। आरसीएम में जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो हमेशा कीसोल के बारे में जब बात होती है, वो हमेशा बोलते कीसोल के प्रोडक्ट्स लड़कियों के लिए हैं। हाँ, तो जब भी किसी से बात होती, किसी भी मेल लीडर से, मोस्टली तो मेल लीडर ही है अपने, तो जब भी उनसे बात होती है तो वो बोलते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं कीसोल के, वो मेजरली लड़कियों के लिए है, और जबकि ये बात सरासर गलत है। आपको एक बहुत छोटी सी घटना बताती हूँ। अनिल कपूर का नाम सुना है आप लोगों ने? यस। नहीं सुना क्या? सुना, पीछे वालों ने सुना ही नहीं, फिल्म देखते ही नहीं दिखे, नहीं देखते हो क्या? तो जब अनिल कपूर के साथ में काम कर रही थी
तो अनिल कपूर का क्या था, एक बार मेकअप आर्टिस्ट था एक कोई, और उस मेकअप आर्टिस्ट ने छुट्टी ले ली। तो अनिल कपूर को एकदम बेचैनी सी हो गई, मैं बिना मेकअप के कैसे बाहर जाऊँ। उसने दूसरा मेकअप आर्टिस्ट हायर किया। उस मेकअप आर्टिस्ट ने उसका मेकअप ढंग से नहीं किया। आप मानेंगे नहीं और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अनिल कपूर उसकी गाड़ी से भी बाहर नहीं निकला अगर उसका मेकअप सही नहीं होता तो। वो निकलता ही नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि वो लड़की है तो लड़का ही। तो क्या आपका कहना कि किस सोल के प्रोडक्ट सिर्फ लड़कियों के लिए है, वो सही है? नो। देखिए, मैं समझ रही हूँ कि अपन लोग, इंडिया अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, अर्बनाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है। शायद हम लोग बॉम्बे जितना ओपन नहीं है, पूरा इंडिया इतना ओपन नहीं है, बट हम लोग बिजनेसमैन बिजनेस वूमन है। हम लोग ये अपॉर्चुनिटी को, हमें इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और एक भी जगह ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेकअप तो सिर्फ लड़की लगाती है, लड़का नहीं लगाता है। क्योंकि आजकल कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा फैक्टर है सबके लिए। कॉन्फिडेंस सबके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। शायद जब आपके दादाजी हुआ करते थे, जैसे मेरे दादाजी, उनके सर पे बाल ही नहीं थे, उनको शर्म, कोई शर्म नहीं थी। बट आज किसी के सर पे बाल नहीं हो तो उनके लिए शर्म का रीजन है कि नहीं है? इसका मतलब कॉन्फिडेंस की तो सबकी जरूरत है, सबको जरूरत है। अब आप बताओ, अगर आप कीसोल का शैम्पू नहीं लगाओगे, बाल अगर खिरेंगे तो आपको शर्म नहीं आएगी क्या? तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस तो सबको जरूरत है, और कीसोल कॉन्फिडेंस सेलिंग प्रोडक्ट्स है। ये सिर्फ लड़कियों का प्रोडक्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस का प्रोडक्ट है। बोलो मेरे साथ में, कॉन्फिडेंस का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? कॉन्फिडेंस कई बार स्किन से भी आती है। आप मानेंगे नहीं, मैं जब अपनी कॉलेज कर रही थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, तब मेरी स्किन बहुत खराब हुआ करती थी। आप लोग शायद मेरे ऊपर बिलीव ही नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अपनी स्किन मेंटेन कर रही थी अभी। मेरे पूरे चेहरे पे पिंपल्स हुआ करते थे। एक पिंपल की बात नहीं कर रही हूँ, पूरा फोरहेड भरा हुआ रहता था। आप पहचान नहीं पाओगे अगर वो फोटो देखोगे। उस समय क्या कीसोल के प्रोडक्ट्स आते नहीं थे आरसी में, व्योमनी के प्रोडक्ट्स आते नहीं थे आरसी में। तब मैंने डॉक्टर को दिखाया। उस समय डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी, कंट्रोल हो गया। बट सही, मतलब सब लोगों को पता है कि डॉक्टर की मेडिसिन आप ज़्यादा समय तक थोड़ी ना ले सकते हो, साइड इफेक्ट्स होते हैं। लकीली 1 साल बाद आरसीएम में व्योमनी के प्रोडक्ट्स आ गए थे, और अभी आप देख रहे हो मेरी स्किन पे एक भी पिंपल नहीं दिखेगा। नहीं दिख रहा है? नहीं। कैसे मेंटेन कर रखा है? क्योंकि प्रोडक्ट सही है। मेरे को मेरे डॉक्टर ने हमेशा बोला है कि महंगा प्रोडक्ट होना ज़रूरी नहीं है, इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट अच्छा होना ज़रूरी है, और वो आज का आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरी स्किन खराब हुआ करती थी ना, तो मेरे अंदर ज़ीरो कॉन्फिडेंस था। मैं विदाउट मेकअप के कहीं भी बाहर नहीं निकलती थी। मुझे बहुत घबराहट होती थी क्योंकि मेरे को जो भी दिखता था वो बताता था, अरे भाई चेहरे का क्या करके रखा है। आज देखो, बिना विदाउट एनी मेकअप, 1 इंच भी मेकअप लगा के बाहर नहीं निकलती हूँ मैं, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे को मेरी स्किन। तो भरोसा हो गया ना कि कॉन्फिडेंस का प्रोडक्ट है। यस। एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी मैं, कीसोल के बारे में जब भी बात करती हूँ, और वो फीमेल से रिलेटेड भी था काफ़ी सालों पहले। बट अभी आरसीएम ने इंटीमेट वॉश चालू किया है जो कि जेंट्स के लिए है, राइट? आप सब लोगों को पता है? यस। हम लोग जब इंटीमेट वॉश की बात करते हैं, जैसे अगर मैं लड़कियों की इंटीमेट वॉश के बारे में बात करूँ जो कीसोल में अभी रन करता है, आप में से कितनी लड़कियां यूज़ करती है? मोस्टली। रिजल्ट मिला? इसके इम्पोर्टेंस है। आपको अगर इन्फेक्शन हो तो रिजल्ट तो मिलेगा ही, बट डेली बेसिस पे उसको यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक लड़की अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेजेस के थ्रू निकलती है। 1 महीने में ही हमारी हार्मोन की इतनी ऊपर नीचे चढ़ जाती है, पता है ना आप लोगों को? यस। तो जब एक लड़की अपनी लाइफ से इतनी सारी स्टेजेस के थ्रू निकलती है, जैसे वो पीरियड्स हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, मेनोपॉज हो गया, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उस समय अपने नीचे के एरिया का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि कई बार इन्फेक्शंस होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, आपकी जो परसेंटेज होती है इन्फेक्शन होने की वो बढ़ जाती है। और उस समय अगर आप इंटीमेट वॉश यूज़ करते हैं तो आप उन इन्फेक्शन से आप बढ़ने की एक शील्ड लगा देते हैं कि ये जो वायरसेस हैं, ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये शायद एंटर ही नहीं करें आपकी बॉडी में और आपको हमेशा उस समय सुरक्षित रखें, क्योंकि एक पीएच होता है, मेंटेन करना होता है, वो आप उसके इंटीमेट वॉश से मेंटेन कर सकते हैं। बट अभी वो आरसीएम में जो इंटीमेट वॉश है वो लड़कों के लिए भी आ गया है, और मैं आपको बताती हूँ क्यों आपको यूज़ करना ज़रूरी है। शर्म वाली बात नहीं है, किसको शर्म तो नहीं आ रही ना? क्योंकि यार मैं ना, एक बार आप बुरा मत मानना, मैं ना पापा के साथ 2 महीने पहले बिहार में टूर कर रही थी। मैं जब भी इसके बारे में बात करती थी तब तो सुनते थे, पहले तो सुनते थे, जैसे ही इसके बारे में बात करती थी दो बाग इधर से उधर देख रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों बात कर रही हूँ, शायद मेरे से सुनना नहीं चाहते हैं। बट अपन लोग क्या है, बिजनेसमैन बिजनेस वूमन, अपन लोग इसको प्रोफेशनली हैंडल करेंगे। कैसे? प्रोफेशनली हैंडल करेंगे। लड़कों के लिए यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आप लोगों से ज़्यादा मार्केट में कोई बाहर रहता ही नहीं है। आपको जितनी स्वेटिंग होती है नीचे के एरिया में शायद उतनी नहीं होती है लड़कियों को। उस समय अपने नीचे के एरिया का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस आपके लिए भी एक पीएच मेंटेन किया जाता है जो कि एक इंटीमेट वॉश, अपना जो आरसीएम का इंटीमेट वॉश है वो आपको प्रोवाइड करता है। आपको सिर्फ आपके लिए ही यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है, आपको अपने फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लड़कियों के अंदर जितने भी मोस्टली इन्फेक्शंस आते हैं वो मेंस के थ्रू आते हैं, राइट? तो इसलिए लड़कों को लिए आप लोग जेंट्स को सिर्फ अपने लिए नहीं, आपकी फैमिली को बचाने के लिए आपको इंटीमेट वॉश यूज़ करना ज़रूरी है, राइट? अभी मैंने आपको मेरे 3 रीजंस बताए आरसीएम करने के, और 3 टॉपिक्स मैंने पकड़ी कीसोल के ऊपर। ये तो अभी मेरे पास यही है बोलने के लिए, क्योंकि शायद मैं भी अभी लर्न कर रही हूँ, और अगर मैं जितना जितना समझती जाऊँगी, जितना जितना आरसीएम के बारे में बोलती जाऊँगी, करती जाऊँगी, तो शायद जो मेरे पास बोलने के लिए होगा और जो समझाने के लिए होगा वो कंटेंट भी बढ़ जाए। फिलहाल के लिए अभी मेरे पास इतना ही है, और आप लोग आए भी पापा को सुनने के लिए हो, तो मैं अब पापा को अपने माइक दे देती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, पानी की बोतल है, प्लीज। धन्यवाद।